सेफ हाउस में खामनेई के एटमी साइंटिस्ट। एक्टिव हो गई ईरान की यूथ न्यूक्लियर टीम। रेड वेडिंग वाला कोड ईरान में हुआ डिकोड। डीप इंटेलिजेंस माइंड से घिरेगा दुश्मन। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक हवा में बारूद की गंध अब भी तैर रही है। 12 दिन तक चली बमबारी के दौर ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया। ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से मशहूर हुई इस कार्रवाई में इजराइल ने 100 से ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया, जिनमें नतांज और फोर्डो जैसे अहम न्यूक्लियर प्लांट भी शामिल थे। इस युद्ध में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं गिरी, बल्कि ईरान के वैज्ञानिकों की रीढ़ भी तोड़ी गई। मशहूर न्यूक्लियर वैज्ञानिक फरीदून अब्बासी दावानी की मौत 13 जून को इजरायली एयर स्ट्राइक में हुई। 12 से ज्यादा टॉप साइंटिस्ट मारे गए, दर्जनों घायल हुए। अब जो बचे हैं उन्हें डेड मैन वॉकिंग कहा जा रहा है, क्योंकि उनका नाम इजराइल की हिट लिस्ट में दर्ज है। यही वजह है कि ईरान ने तुरंत स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इन्हें अंडरग्राउंड भेज दिया। तेहरान और उत्तरी तटीय इलाके में बने सेफ हाउस अब इन वैज्ञानिकों के नए पते हैं। इनकी यूनिवर्सिटी पदों पर अब ऐसे लोग बैठा दिए गए हैं जिनका न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं। ये पूरी कवायद सिर्फ एक सच साबित करती है, ईरान जानता है कि भले ही तबाही की नई तारीख तय नहीं है, लेकिन जो चीज तय नहीं होती वो किसी भी वक्त हो सकती है। यही वजह है कि ईरान की तरफ से बचे हुए टॉप साइंटिस्ट को गुप्त ठिकानों पर भेज दिया गया है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक तो पहाड़ों के भीतर बंकर नुमा स्ट्रक्चर में है, जहां सैटेलाइट ट्रैकिंग भी मुश्किल है। हर सेफ हाउस में 24x7 हथियारबंद गार्ड, फायर प्रूफ डोर और मल्टीलेयर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम लगा है। खास बात यह है कि वैज्ञानिकों के परिवारों को भी गुप्त जगहों पर शिफ्ट किया गया है और उनकी मूवमेंट सिर्फ सरकारी अनुमति से होती है। ईरान के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च यानी SPNV इन वैज्ञानिकों के रिसर्च वर्क को अब ऐसे नेटवर्क पर ट्रांसफर कर रही है जो इंटरनेट से बिल्कुल कटा हुआ है। ये वैज्ञानिक अब लैब में नहीं बल्कि टॉप सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटीज में काम कर रहे हैं, जहां एक्सप्लोसिव्स, न्यूट्रॉन फिजिक्स और वॉरहेड डिजाइन पर रिसर्च जारी है। ईरान के लिए ये लोग सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि न्यूक्लियर शील्ड है और उनकी एक गलती पूरे प्रोग्राम को खतरे में डाल सकती है। इजराइल की खुफिया एजेंसियां इस मूवमेंट पर नजर रख रही हैं और उनके पास इन सेफ हाउस के बारे में कुछ क्लूज भी हैं। यही वजह है कि तेहरान में डर का माहौल गहराता जा रहा है, क्योंकि अगर एक भी लोकेशन ट्रैक हुई तो वहां का अगला सूरज शायद ही कभी उगे, क्योंकि ईरान यही मान रहा है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की बची हुई ताकत पर इजराइल और अमेरिका की नजर लगातार टिकी हुई है। खबर तो ये भी है कि ईरान ने सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं बचाया, बल्कि पूरे देश में इंटरनल वॉर मोड एक्टिव कर दिया है। जून 13 से 24 के बीच यानी युद्ध के 12 दिनों में ईरानी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 21,000 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें 2,774 अवैध प्रवासी भी शामिल थे, जिन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का शक है। 261 लोगों को सीधे सीधे जासूसी के आरोप में पकड़ा गया, जबकि 172 को संवेदनशील इलाकों में अनऑथराइज्ड फिल्मिंग के लिए हिरासत में लिया गया। इस दौरान साइबर क्राइम पर भी बड़ी कार्रवाई की गई। 5,700 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जिनमें ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा चोरी और फंड ट्रांसफर शामिल है। देश भर में 1,000 से ज्यादा चेक पॉइंट्स बनाए गए और पब्लिक को खुलेआम कहा गया कि किसी भी संदिग्ध हरकत की तुरंत रिपोर्ट करें। इस वॉर मोड का नतीजा ये निकला कि हर गली मोहल्ले में खुफिया एजेंसियों की मौजूदगी महसूस होने लगी। लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप कह रहे हैं कि इन गिरफ्तारियों का बड़ा हिस्सा राजनीतिक असहमति दबाने के लिए इस्तेमाल हुआ। ईरान के लिए ये कार्रवाई सुरक्षा कवच है, लेकिन विरोधियों के लिए ये इनसाइडर क्लीनअप का बहाना है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 21,000 में से सैकड़ों लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
और उनमें से कम 7 लोगों को इजराइल के लिए जासूसी के जुर्म में फांसी दी जा चुकी है। ये सब युद्ध खत्म होने के महज कुछ हफ्तों के भीतर हुआ, जिससे साफ है कि ट्रायल तेजी से निपटाए जा रहे हैं। जेलों में पूछताछ का तरीका इतना सख्त है कि वहां से बाहर आने वाले गवाह शायद ही कुछ बोल पाएं। मीडिया को इन मामलों की कवरेज सीमित करने के आदेश हैं और ज्यादातर रिपोर्ट सिर्फ सरकारी बुलेटिन तक सीमित रहती है। इसके बावजूद कुछ इंटरनेशनल सोर्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि गिरफ्तार लोगों में से कई निर्दोष थे, जिन्हें महज शक के आधार पर उठा लिया गया। इस डर का असर ये हुआ कि देश में खुलेआम इजराइल या युद्ध पर चर्चा करना अब लगभग नामुमकिन है। सुरक्षा का ये जाल जितना मजबूत है उतना ही भारी भी, क्योंकि इसके नीचे ईरान के लोगों का दम घुट रहा है। ईरान और इजराइल में नई युद्ध की आशंका इसलिए और भी ज्यादा जोर पकड़ रही है क्योंकि दोनों तरफ से उकसाने वाली बयानबाजी हो रही है। दोनों देशों के जासूस प्री वॉर इंफॉर्मेशन जुटाने में जुटे हैं। यही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर को भी धमकियां देकर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है। 11 अगस्त को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर खामनेई को टारगेट करते हुए लिखा, जब भी बंकर से बाहर निकलो आसमान की तरफ देखना और हर भनभनाहट को ध्यान से सुनना। ये भनभनाहट इशारा था इजरायली ड्रोन और हवाई हमलों की तरफ। कार्ड्स यही नहीं रुके, उन्होंने लिखा, रेड वेडिंग के मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रेड वेडिंग यानी वो अचानक हमला जिसमें जून के युद्ध के दौरान ईरान के 30 से ज्यादा टॉप मिलिट्री कमांडर एक साथ मारे गए थे। इस तरह की पब्लिक वार्निंग सिर्फ धमकी नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, ताकि ईरान की टॉप लीडरशिप हर वक्त हमले की दहशत में जिंदा रहे। जून की रेड वेडिंग ईरान के लिए वैसी ही थी जैसे एक ही बार में पूरी सेना की कमान तोड़ देना। इजराइल ने अलग अलग शहरों में एक ही समय पर एयर स्ट्राइक की और ऐसे मीटिंग पॉइंट्स को निशाना बनाया जहां ईरान के टॉप कमांडर मौजूद थे। इनमें से कई कमांडर रेवोल्यूशनरी गार्ड के स्ट्रेटेजिक यूनिट्स को लीड कर रहे थे। हमले के बाद कम से कम 24 घंटे तक ईरान की कमांड ठप रही। कोई आदेश देने वाला नहीं था, कोई रिस्पांस कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था। इस घटना ने साबित कर दिया कि इजराइल के पास ईरान के टॉप सीक्रेट मूवमेंट की पूरी खुफिया जानकारी थी। यही वजह है कि कार्ड्स के रेड वेडिंग वाले शब्द ईरान की सत्ता के गलियारों में लगातार गूंज रहे हैं। We are very careful. We are fully prepared if the ceasefire is broken, but this is not our wish. That was not our wish from the beginning. We didn't want this war, but we were prepared for that. We don't want this war to continue, but again, we are fully prepared for that. ईरान इस मनोवैज्ञानिक दबाव को तोड़ने के लिए अब डिफेंस से ज्यादा ऑफेंसिव खुफिया ऑपरेशंस पर जोर दे रहा है। हाल के हफ्तों में इजराइल से जुड़े कई देशों में ईरानी एजेंट्स की गिरफ्तारी हुई है, जो कथित तौर पर मर्डर प्लॉट और डेटा हैकिंग मिशन पर थे। साथ ही ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा है और रेवोल्यूशनरी गार्ड के सैटेलाइट यूनिट को इजरायली सीमा की 24/7 मॉनिटरिंग का आदेश दिया है। टॉप न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास एयर डिफेंस मिसाइल बैटरी भी तैनात की गई है और असल जंग जमीन या हवा में नहीं बल्कि खुफिया नेटवर्क में चल रही है, जहां हर एक जानकारी, हर एक लोकेशन और हर एक शख्स की मूवमेंट अगला हथियार बन सकती है। यही वजह है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वैज्ञानिकों के लिए एक डिफेंस शील्ड तैयार करके बेहद सीक्रेट प्लान पर काम कर रहा है, क्योंकि ईरान ये बात अच्छी तरह समझता है कि इस वक्त उसके हर प्लान पर दुश्मन देशों की पैनी नजर है और इसी नजर से बचने के लिए ईरान उन युवाओं की टोली तैयार कर रहा है जो न सिर्फ कवर फायर का काम करें बल्कि इजराइल की हर वॉर टैक्टिक्स को समझकर उसका जवाब दे सके। लेकिन ईरान के सीक्रेट मिशन के बीच इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के जख्मों को कुरेद दिया है। उन्होंने ईरान में बिजली, पानी और सूखे का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान के हालात बदल सकते हैं बशर्ते कि ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जाए। The thirst for water in Iran is only matched by the thirst for freedom. So here's the great news. The moment your country is free, Israel's top water experts will flood into every Iranian city, bringing cutting-edge technology and know-how. We will help Iran recycle water,
will help Iran desalinate water. दरअसल इस वक्त ईरान में गहरा जल संकट पैदा हो गया है। सूखे और कम बारिश की वजह से ईरान में पानी की भारी किल्लत है। पिछले 5 वर्षों से ईरान भीषण सूखे का सामना कर रहा है और इस साल भी बारिश बहुत कम हुई है। बांधों में सिर्फ 42% पानी रह गया है और लगभग 90% डैम सूख चुके हैं। पानी की कमी के बाद सरकार ने नागरिकों के लिए नए नियम बना दिए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में पानी की भारी कमी के बाद सरकार ने जनता को प्रतिदिन केवल 130 लीटर पानी के इस्तेमाल का निर्देश दिया है। इससे ज्यादा पानी के इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं कि इन चुनौतियों से निपटने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है ईरान की मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज, यानी सुप्रीम लीडर खामनेई का विरोध। इस दौरान बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान को यह भी याद दिलाने की कोशिश की कि कैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम की जिद और 12 दिनों की जंग ने ईरान की जनता के लिए चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। Your leaders forced a 12-day war on us, and they lost miserably. They lie through their teeth, but on rare occasions, they tell the truth. A few days ago, the Iranian president said, "We have problems with water, electricity, money, and inflation. Where don't we have a problem? There won't be any water in the dams by September or October." He's right. Everything is collapsing. In this brutal summer heat, you don't even have clean, cold water to give your children. यानी इजराइल ईरान को लगातार ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी ईरान में उसका मकसद अधूरा है और उसे पूरा करने का ईरान के लोगों के पास सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है सत्ता परिवर्तन। लेकिन ईरान की सत्ता भी ये बात समझ रही है कि दुश्मन को जवाब सिर्फ उसी की भाषा में दिया जा सकता है। यही वजह है कि ईरान इस बार इजराइल को कोई मौका नहीं देना चाहता। वो न सिर्फ अपने वैज्ञानिकों की सुरक्षा को लेकर एक्टिव है, बल्कि इजराइल के खिलाफ उस मिशन में जुटा है जहां डीप इंटेलिजेंस की माइंस बिछाकर इजराइल को घेरा जा सके।